हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे कहते हैं CCE, और हिंदी में इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन भी कह सकते हैं, आंकलन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने प्रीवियस सेशन देख लिया होगा। असेसमेंट करवाया था मैंने, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एंड काफ़ी डिटेल सेशन था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था। और आज का जो है, आज का सेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट्स में, CDP में, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ओके, आई होप कि आपको प्रीवियस सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने असेसमेंट वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने असेसमेंट को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को इजीली समझ पाएंगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं, आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। CCE पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इवैल्यूएशन होता क्या है, क्या मीनिंग है इसका, क्या कौन से टाइप्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है इवैल्यूएशन के, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे आज के सेशन में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे CCE, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन है क्या, व्हाट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन मतलब क्या। इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्शन है, ठीक है, किसका, इंफॉर्मेशन का। किसकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की। ओके, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, उनको एनालाइज करना, उनको रिपोर्टिंग करना, मीन सारा कुछ इनका आ जाता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, इंटेंशंस, उनके बिहेवियर्स, इन सभी का किससे रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, कोई इश्यू हो गया, या कोई एक्सपीरियंस से उनका क्या विचार है, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है, कैसा एटीट्यूड है उनका। ठीक है, इन सभी का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। इन सभी को वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करेंगे टीचर्स, और उन्हीं को सिस्टमैटिक मैनर में इवैल्यूएट किया जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है। ओके, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन। कितने टाइप्स के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सेकंड वन इज सुमेटिव इवैल्यूएशन। देखो फ्रेंड्स, आपने अगर प्रीवियस सेशन देखा होगा ना, तो उसमें मैंने असेसमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें मैंने समझा रखा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज द वन एंड द सेम। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने आपको उस सेशन में डिस्कस करके बता रखा है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सुमेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर सेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो आप वो प्रीवियस सेशन देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, आपको बस ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन, दो प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, एक तो फॉर्मेटिव एंड एक सेकंड वन इज सुमेटिव। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि ये इवैल्यूएशन टर्म किसको इंक्लूड करता है, मतलब इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, किसका है इन्वॉल्वमेंट है, तो मेजरमेंट का एंड असेसमेंट का। ओके, मापन का और किसका, आकलन का। ओके, इन दोनों को समाहित करता है। मतलब ये इवैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, एक वाइड टर्म है, जिसके अंदर दो छोटे छोटे टर्म इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज असेसमेंट। ओके, चलो
आगे देख लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इवैल्यूएशन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखो, इस मूल्यांकन को मापने के लिए, मीन्स मेजर करना हो, असेस करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड किए जाते हैं बाय द टीचर्स। ओके, अब बच्चों को इवैल्यूएट करना है ना, बच्चे ने कितना कुछ अचीव किया है, कितना कुछ उनको समझ में आया है, वो सब कुछ होते हैं ना, जो डिटेल में जो हाथ में आता है, जो फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो इवैल्यूएशन होता है। तो वो इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स टीचर्स यूज्ड करते हैं। ओके, यूज्ड बाय द टीचर। और वो कौन सी हो सकती है? ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड पोर्टफोलियो। इन सभी को, ईच एंड एवरी को मैं डिस्कस करूंगी, डिटेल में समझा देती हूँ। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इतना मायने रखता है ना, कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं तो मेरी तरफ से कोई भी माइनर से माइनर पॉइंट भी मिस नहीं करूंगी, समझाऊंगी मैं। ओके, डिस्कस जरूर करूंगी मैं। ओके, तो देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? इसको कहते हैं अवलोकन सारणी। ठीक है, इस सारणी में बालक के अवलोकन योग्य व्यवहार का लेखा किया जाता है। मीन्स द चाइल्ड्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज रिकॉर्डेड इन दिस टाइम टेबल। मतलब उनको एक टाइम टेबल टाइप दे दिया जाता है और उनका बिहेवियर मेजर किया जाएगा, फिर उनको बताएंगे कि उनका क्या रिजल्ट निकल कर आया है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, कैसा है, क्या कुछ है, वो सब कुछ टीचर ऑब्जर्व करेगा। ओके, उनका मीन्स नाम से ही पता चल रहा है ना कि ऑब्जर्वेशन है, तो मीन्स क्या होगा? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, टीचर बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा ना। सेकेंड वन इज रेटिंग स्केल, अनुस्थिति सारणी। इसमें क्या होता है? गुणों का स्थान बताएगी। ठीक है, विल गिव द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। लाइक देखो, ये टेबल दे रखा है ना, जैसे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में बच्चे का कैसा मतलब किस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिया है, गुड है, एवरेज है, वेरी गुड है, क्या कुछ है वो बताएगा टीचर। पंक्चुअल है वो बताएंगे, डिसिप्लिन्ड है कि नहीं, वो सब कुछ ये रेटिंग स्केल में बताया जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज सोशियोमेट्री, मीन्स समाजी मिति। इसमें क्या होता है? समाज मिति, इसमें होता है अध्यापक बच्चों के गुणों का पता उसके सहपाठियों से लगा लेता है। ठीक है, और इससे वह समाज मिति का निर्माण करता है। तो मतलब टीचर क्या होगा? टीचर मतलब जो फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स है ना, बच्चे के, स्टूडेंट्स के जो सहपाठी है, क्लासमेट्स हैं, उनसे पता लगाते हैं। ठीक है, उनके जो भी क्वालिटीज है ना स्टूडेंट्स में, उसका पता उनके क्लासमेट्स, मतलब जो साथ सहपाठी है ना, उसके साथ जो बैठते हैं, उनसे पता लगाया जाता है। टीचर डिस्कवर्स द क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रंस विद हिज क्लासमेट्स एंड बाय दिस ही बिल्ड्स सोशियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख। इसमें क्या होता है? इसमें शैक्षिक पक्ष के अंक व ग्रेड की भी लिखे जाते हैं तथा सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत बच्चे का स्वास्थ्य, आदत, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का विवरण भी दर्ज होता है। मीन्स देखो, ये एक हिस्ट्री टाइप होता है, ये कि फैमिली हिस्ट्री बता देंगे इसमें कि कितने कितने मेंबर्स है, क्या कुछ है, नंबर ऑफ मेंबर्स, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, चाइल्ड्स की पोजीशन, मतलब फैमिली में क्या बताना है, वेदर ओनली चाइल्ड है, बच्चा अकेला है कि उसके कोई भाई बहन भी है, कितने हैं, वो सब बताना है। इस नंबर ऑफ अमंग द सिबलिंग्स बताने हैं। ये काफी कुछ ये टेबल में मेंशन किया होता है, वो सब कुछ बताना होता है। ओके, ये होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है प्रश्नावली, क्वेश्चंस। इसको इंटरव्यू भी बोल दिया जाता है। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस में बच्चे की थिंकिंग, थॉट्स, उसका एटीट्यूड, सब कुछ है नी, सारी क्वालिटीज का पता लगाया जा सकता है। अध्यापक बच्चों को उन अनेक प्रश्न देते हैं और बालक को उन प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। ओके, यानी मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर पूछेगा एंड द चाइल्ड हैज टू गिव आंसर्स। ओके, अबाउट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड आंसर्स उनको बताने होंगे एंड इस प्रश्न से बालक की सोच, गुण, विचार का पता लगाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट वन इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वृत्तांत अभिलेख, इस अभिलेख में बच्चों के व्यवहार से संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं का ही लेखा किया जाता है। मीन्स कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में बच्चे का व्यवहार देखा जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी that educator used to record a significant incident that they have observed। कोई छोटी सी एक कहानी टाइप है, छोटी सी एक स्टोरी है जिससे रिलेटेड उनका बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। मीन्स ये छोटा है, मीन्स बोलते हैं ना बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये एक्यूरेट है, जो एक्चुअल में हुआ है ना वो बताया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, ये जो है पोर्टफोलियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या है? अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ completion of academic work and other forms of educational evidence assembled for the purpose of। ठीक है, एक एकेडमिक वर्क है ये, बोलते हैं ना पूरा लेखा जोखा, जो कुछ भी बोलते हैं ना, सारा कुछ जो भी स्टार्टिंग से एंड तक A to Z जितना भी डिटेल, जितने भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की, वो जो भी एक शीट में आ जाएगी ना, उसे कह दिया जाता है पोर्टफोलियो। ओके, इवेल्युएटिंग कोर्स वर्क क्वालिटी, लर्निंग प्रोग्रेस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। एक ये एकेडमिक वर्क है जिसमें सारा कुछ आ जाता है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना उसने अचीव किया है, सारा कुछ इवेल्युएट किया जाता है। डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट हैव मेट लर्निंग स्टैंडर्ड्स और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कोर्सेज ग्रेड लेवल प्रमोशंस। मीन्स ये चेक किया जाता है कि क्या स्टूडेंट ने अचीव किया है, क्या कितना कुछ उसने एकेडमिक, जो भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो सब कुछ बताना है। क्या कुछ उसको ग्रेड लेवल प्रमोशन मिलना है, नहीं मिलना है, ये सब कुछ इस पोर्टफोलियो से पता लगाया जा सकता है। पोर्टफोलियो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष के दस्तावेज रखे जाते हैं इसमें। ओके, portfolio documents are kept on both academic and co-educational side, बोथ दोनों दिखाएगा वो। ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक। पोर्टफोलियो के फोल्डर में सभी वर्गों का साक्ष्य एक साथ रखे जाते हैं। मीन एविडेंस ऑफ ऑल क्लासेस इज पुट टुगेदर इन द पोर्टफोलियो फोल्डर। पोर्टफोलियो फोल्डर में जो प्रूफ होते हैं सभी क्लासेस के एक साथ इकट्ठा रख दिए जाते हैं। ओके, पोर्टफोलियो से बालक की निरंतर प्रगति का विवरण मिलता है। मीन्स कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पता लगती है उससे। ओके, द पोर्टफोलियो शोज द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। कितना उसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब कुछ इस पोर्टफोलियो से पता लगाया जा सकता है। एंड बेस्ट एग्जांपल्स जो है पोर्टफोलियो के, वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ है, देखो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, इन सब कुछ में मेंशन किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। कोई डाउट अगर रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब आज का टॉपिक अब स्टार्ट होता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब स्टार्ट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, तो हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले सुझाव कहाँ से आया? NPE मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 की नीति में इसका सुझाव दिया गया पहले। फिर आता है नेक्स्ट वन इज NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया। ओके, इसमें क्या बताया गया था कि NCF 2005 में से कहा गया था कि स्कूल बेस्ड CCE सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश्ड। मीन स्कूल में ये जो CCE सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि रिड्यूस स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, ओके,
उनका जो तनाव मुक्त करना है उनको, इसलिए। नेक्स्ट, मेक इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर, मीन्स उनका मूल्यांकन जो है वो व्यापक मूल्यांकन कराया जाए और लगातार हो, रेगुलर हो, डेली हो, ठीक है। प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर्स फॉर क्रिएटिव टीचिंग, टीचर को थोड़ा कुछ ऐसे स्पेस मिल जाए ताकि वो कुछ क्रिएटिव टीचिंग कर सके। प्रोवाइड अ टूल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन, उनको टूल प्रोवाइड करे ताकि वो डायग्नोस कर सके और रेमेडी प्रोवाइड कर सके टीचर्स। प्रोड्यूस लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स, जितने भी लर्नर्स हैं उनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो ग्रेटर से ग्रेटर स्किल्स को क्या बोलते हैं, इंक्रीज कर सकें अपने में, ओके। फिर एनसीएफ ये कहता था, ठीक है, उन्होंने सह शैक्षिक गतिविधियों पर ज्यादा बल दिया, को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह इन सभी पे ज्यादा फोकस डाला। फिर नेक्स्ट आता है आरटी 2009, ठीक है, आरटी एक्ट जो आया था 2009 में, उसमें धारा 29 में सेक्शन फर्स्ट में सीसीई को लागू करने की बात की गई थी, ओके। उन्होंने कहा था कि जो सीसीई है वो लागू कर दिया जाए। फिर आता है नेक्स्ट, सीबीएसई के द्वारा सबसे पहले सन 2009 में सीसीई को लागू किया गया, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। तो देखो ये ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही ज्यादा मायने है रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जाम में, ओके। बहुत से क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे, सेक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। देन किसने सबसे पहले किसने सुझाव दिया ये पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सीबीएसई के द्वारा सबसे पहले सन 2009 में सीसीई को लागू किया गया कि कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। एंड पूरे देश में सीसीई लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में, ओके। पूरे देश में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में अप्लाई किया गया, लागू हो गया सीसीई कब से, 1 अप्रैल 2010 से। आई होप कि आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, इस हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत निकल के आते हैं, तो आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, ओके। और एक आया था कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1966 में, उन्होंने ये बताया था कि इंटरनल असेसमेंट और या फिर इवेल्युएशन कंडक्ट कराया जाए स्कूल्स में ताकि ग्रेटर सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बढ़ सके, ठीक है। कितना क्या कुछ इंटरनल असेसमेंट किया जाना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस दी गई थी, okay. It should be comprehensive, evaluating all those aspects of students growth that are measured by the external examinations, मीन्स ऐसे कह रहे थे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए एंड इवेल्युएट करना है सभी एस्पेक्ट्स को, कितना स्टूडेंट्स ने ग्रो किया है, कितना उसके अचीव किया है, वो सब कुछ एक्सटर्नल एग्जाम्स वगैरह, मीन्स सिर्फ पेपर पेंसिल वैसा ही नहीं, पेपर पेंसिल बेस्ड ही इवेल्युएशन नहीं होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज सभी कुछ ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट भी चेक करनी चाहिए, मेजर करनी चाहिए, उस पर फोकस दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। अब आगे और डिटेल समझते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे जो है सीसीई। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या हुआ, सीसीई होता क्या है। सीसीई रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। ये एक ऐसा सिस्टम है जो है स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, स्कूल में किया जाता है, ओके, किसका, बच्चों का इवेल्युएशन होता है। एंड दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, बच्चे की सभी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा, मीन्स सारे आ जाएगी उसकी, ठीक है, पर्सनैलिटी में सब कुछ। इट इज अ करिकुलर इनिशिएटिव अटेम्प्टिंग टू शिफ्ट emphasizes from mere testing to holistic learning, मीन्स पहले सिर्फ टेस्टिंग होता था, ठीक है, अब वहां से शिफ्ट होकर किस पे फोकस गया है, फोकस गया है कि होलिस्टिक लर्निंग पे, मीन्स बच्चे का होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके, पूर्ण विकास पर ज्यादा फोकस डाला गया है, ओके। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं
CG involves a system of school-based evaluation for the all-round development of students। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सभी एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं इवेल्युएशन में, बच्चे की पर्सनैलिटी वगैरह काफ़ी कुछ चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। It also means regulating of assessment, frequency of unit testing and feedback of evidence to teachers and students for self evaluation। मीन्स इसमें क्या होता है, एक तो निरंतर होता रहता है, रेगुलर रहेगा ना, असेसमेंट होता ही रहता है, बीच बीच में भी होगा, एंड ऑफ द सेशन भी होगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, यूनिट टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी होती रहती है, फीडबैक मिलता रहता है, एक टाइप का प्रूफ आ जाता है ओके टीचर्स के पास, और स्टूडेंट सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हैं। It recognizes both scholastic and co-scholastic aspects of the child। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट को इवेलुएट रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, किसको, स्कोलास्टिक को एंड को स्कोलास्टिक, दोनों एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं ओके। अब देख लेते हैं ये और समझ लेते हैं कंटिन्यूअस क्या है, जिसे कहते हैं सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, जिसे कहते हैं व्यापक ओके। कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी है ना। इट रेफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन। मीन्स पूरे सेशन में लगातार कंटिन्यू हो रहा है ना, मीन्स कंटिन्यूअस असेसमेंट चल रहा है स्टूडेंट्स का, रेगुलर तरीके से चल रहा है, रेगुलरिटी है, कंटिन्यू है ड्यूरिंग द होल सेशन। फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, मीन्स क्लास टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, टर्मिनल टेस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया, ताकि इवेल्युएशन करता रहे टीचर, बीच बीच में स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करता रहे ना, कि कितना क्या कुछ समझ में आ रहा है, कितना वो लोग समझ पा रहे हैं, कहाँ क्वेरी है, कहाँ डाउट है, सब कुछ इवेल्युएट हो जाता है। The test may be followed by the diagnosis of the hard spots of learners and remedial intervention to correct them। Means अब ये जो इवेल्युएशन असेसमेंट किया जा रहा है, इवेल्युएशन किया जा रहा है, तो उसमें क्या पता चल रहा है ना टीचर को ये पता चल रहा है कि बच्चा कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है लर्नर को। फिर टीचर उसका डायग्नोस तो कर लिया, पता तो लगा लिया, अब उनको रेमेडी भी तो प्रोवाइड करेगा ना, स्टूडेंट को रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं, ताकि वही कंसेप्ट को वो इजीली समझ सके ओके। रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक may help the teachers and for their self evaluation। मीन्स रीटेस्टिंग होती है, दोबारा से उनका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, बीच बीच में पूछा जाता है, रीटेस्टिंग होती है, वापस से फीडबैक मिलता है, तो ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता रहता है ओके। और इससे क्या होता है, टीचर को भी पता लगता रहता है कि क्या कुछ इनको समझ में आ रहा है, कितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो रही है, एंड स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट खुद को सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, आई होप कि आपको कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा कि सतत क्या होता है ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक, इसमें होता है गेटिंग सेंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। मीन्स इसमें होता है कि सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस डाला जाएगा, जहाँ जितना भी है एस्पेक्ट्स है, सभी एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं लर्नर के ओके। इट रिफर्स टू द एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक and co-scholastic aspects of the pupil growth, helping around development of the child। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन हो जाता है स्कोलास्टिक एंड सेकेंड वन इज को-स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ओके। जबकि जो स्कोलास्टिक होता है ना, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलर एरिया या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया भी बोला जाता है। ये कुछ सब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ये कवर अप करते हैं ओके। एंड नेक्स्ट हो गया को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स, इसमें आ जाते हैं लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट वगैरह ओके, सारा कुछ इसमें आ जाता है। और डिटेल में समझ लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे,
इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू हेल्प डेवलप स्किल्स मीन्स कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये सभी कुछ स्किल्स डेवलप हो रही है बच्चे में। ओके, टू ले एम्फसाइज ऑफ थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फसाइज मेमोराइजेशन, थिंकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस डाला जाता है, ना ही कि मेमोराइजेशन पे। मेमोराइजेशन तो वही हुआ ना, रट्टाफिकेशन, जैसा दिया है वैसा का वैसा रट लिया बच्चे ने। रोड लर्निंग पे तो फोकस डाला ही नहीं है, प्रिफर किया ही नहीं गया है। रोड लर्निंग को बिल्कुल ही सख्त मना किया गया है। किसको एम्फसाइज करेंगे, किस पे फोकस डाला जाता है, थिंकिंग प्रोसेस पे, थॉट लर्निंग पे। ठीक है, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है ये। टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, मीन्स कितना कुछ उन्हें अचीव किया ना स्टूडेंट ने, उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट, उनके टीचिंग लर्निंग में जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो सब कुछ इवैल्यूएशन से पता लगाया जा सकता है। टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, मीन टीचर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा उनकी प्रॉब्लम को, उसके बाद में रेमेडी प्रोवाइड करेगा। रेगुलर बेस पे हो जाता है ना ये। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना उसको लर्नर सेंटर्ड बनाया जाता है। लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी मीन्स इसमें सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का ही इवैल्यूएशन नहीं होता है, इसमें को स्कॉलस्टिक एरिया का भी होता है। मीन्स उनके जो फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, वर्क एंड आर्ट वगैरह जो कुछ भी इनका है सब आ जाता है। लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, हैबिट्स, सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स। फीचर्स क्या है, जैसे कि देखो अभी बता दिया था, कंटिन्यूअस जो है ना assessment of the students throughout the instructional process using informal techniques of evaluation, ये formative होता है। जो continuous है ना ये formative होता है। Now what is periodic? Periodic है assessment of the students performance at the end of the term, summative। अब end of the term है तो वो तो summative कहलाएगा। ओके, comprehensive assessment of the all-round personality development of the child, scholastic and post-scholastic। ये देखो ये टॉपिक है ना, अगर आपने बेसिक आपका क्लियर हो गया ना तो आप कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, समझ हो गया ना। अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक छोटा सा देखो डिफरेंस बता देती हूँ, माइनर रिवीजन है एक टाइप का, कि कंटिन्यूस असेसमेंट बोल दो या इवैल्यूएशन बोल दो सेम ही है। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, शॉर्ट में बता देती हूँ, बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, छोटा सा है बस, इनका डिफरेंस देख लो। कंटिन्यूस असेसमेंट में आएगा एक अध्यापक हर रोज कक्षा में बच्चों का आकलन करता है, इसे सतत आकलन कहते हैं। मीन्स बोलते हैं ना हर रोज टीचर कुछ ना कुछ बीच में, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा दिया, बीच में से कोई क्वेश्चन पुट कर लिया कि चलो बताओ ये क्या है, इसके बारे में बताओ ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस असेसमेंट है। डेली मैम कुछ पढ़ा रहे हैं, मैथ्स करवा रहे हैं, कोई सम्स करवा रहे हैं, तो बीच में पूछ लेंगे कि चलो इसको कैलकुलेट करके बता दो। बोर्ड पे सम्स लिख दिए, किसी बच्चे को बोल दिया आके सम्स करके बता दो, ये 2-4 सम करके बता दो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सतत आकलन कहते हैं इसे। ओके, पता लग गया इतना, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक आकलन। ये क्या होता है, यदि बालक के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन किया जाता है तो वह व्यापक बन जाता है। मीन्स जिसमें स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों ही आ जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वन। अब देखो और अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। सीसीई के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये कंटिन्यूअस
एंड कॉम्प्रिहेंसिव, दो पार्ट हो गए इसके। दो पार्ट, कंटिन्यूस को कहते हैं सतत, सतत के भी आगे दो पार्ट हैं, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। रचनात्मक, फॉर्मेटिव को रचनात्मक बोलते हैं एंड सुमेटिव को योगात्मक बोलते हैं। ओके, ये प्रीवियस सेशन में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि टोटली टाइम वेस्ट ही होगा। ओके, क्योंकि समझाई हुई चीज को दोबारा से समझाना, तो ये तो समझ सकते हो आप, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर्मेटिव रचनात्मक, ओके, जिसको जो 40% वेटेज फॉर एग्रीगेट, ये कैरी करता है 40% ऑफ वेटेज। ओके, एंड फॉर्मेटिव है तो किस पे फोकस डालता है, ये किसको एम्फसाइज करता है, ये बोलेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग को। एंड इट इज क्वालिटी ओरिएंटेड, क्वालिटी बेस्ड भी बोल सकते हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। सेम भी आता है सुमेटिव, सुमेटिव मीन्स योगात्मक। ओके, योगात्मक आंकलन। तो इसमें क्या होता है, 60% वेटेज कैरी करता है ये। ओके, सुमेटिव है एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। एंड फॉर्मेटिव बीच बीच में होता है। ओके, एंड सुमेटिव क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड इट इज क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी ओरिएंटेड होता है ये। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट्स एंड को स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक को कहते हैं शैक्षिक क्षेत्र मीन्स, ओके, एंड इन स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट्स कॉग्निटिव ग्रोथ इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आर कवर्ड अप। ये जैसे मैंने अभी बताया था कि स्कॉलेस्टिक में ये कॉग्निटिव एरिया को कवर अप करता है, जिसमें सब्जेक्ट्स एरियाज आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स रिलेटेड होता है। सेम वे को स्कॉलेस्टिक मीन्स सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, ये कवर अप करता है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एरियाज को। ओके, एंड अफेक्टिव एंड साइकोमोटर को बोलते हैं भावात्मक और गत्यात्मक क्षेत्र को ये कवर अप करता है। एंड और तो क्या है, देखो इसमें स्कॉलेस्टिक एरियाज आर मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ओके, एंड वेयरएज को स्कॉलेस्टिक एरियाज आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सनल क्वालिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, ये काफी कुछ कवर अप करता है। लाइफ स्किल्स, आर्ट वर्क, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, and the evaluation tools and techniques used for these two areas are entirely different in nature. Okay, इन दोनों के जो इवेल्युएशन है ना, टूल्स एंड इनके जो टूल्स एंड टेक्निक्स है इवेल्युएट करने के, वो टोटली डिफरेंट है। ओके, जैसे कि स्कॉलेस्टिक एरियाज की अगर बात करें तो उसमें हम टेस्ट इवेल्युएट कर सकते हैं राइटिंग एंड ओरल टेस्ट से। ओके, एंड को स्कॉलेस्टिक है जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी होते हैं, तो हम किससे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। और डिटेल में समझा देती थी। ओके, नेक्स्ट वन देखो, आप देख लेते हैं कैसे असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट ऑफ स्कॉलेस्टिक एरियाज, अभी जैसे मैंने बताया स्कॉलेस्टिक एरियाज जो है जिसमें सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे इसमें। टेक्निक्स कौन सी हो सकती है, ओरल टेस्ट हो गए, ठीक है, रिटर्न टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गए, इसी से तो इवेलुएट कर सकते हैं ना। टूल्स, ओरल क्वेश्चंस हो गए, क्लास वर्क्स हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। एंड पीरियडिसिटी होती है इसकी, मंथली क्लास टेस्ट ले लिया, टर्मिनल टेस्ट हो गया, एनुअल एग्जाम्स हो गए, एंड फाइनल जो रिजल्ट जो रिपोर्ट आती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेड्स में आ जाती है। ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक तो स्कॉलेस्टिक एरियाज तो इजी है, सब्जेक्ट रिलेटेड ही होता है ये तो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है को स्कॉलेस्टिक एरियाज। को स्कॉलेस्टिक एरियाज में क्या होता है, इसमें देखो को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है, तो इसमें बहुत सी टेक्निक्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। एंड देखो ये आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि सोशल पर्सनल क्वालिटीज आ जाती है इसमें, सभी क्वालिटीज, एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल्स, ये सब कुछ इसी में मेंशन होता है, इसी में आ जाते हैं ये। हैबिट्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन,
फिजिकल एजुकेशन, ये सभी कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है। आप चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो, आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अब सोशल पर्सनल क्वालिटीज हैं, ये सभी क्वालिटीज हैं, इनको ऑब्जर्वेशन से पता लगाया जा सकता है या फिर इंटरव्यू से इवेलुएट किया जाता है। ओके, टूल्स में भी ऑब्जर्वेशन हो गया, शेड्यूल, ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो गए, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, प्रोफाइल। पीरियडिस्टिक ये है कि डे टू डे भी ऑब्जर्व कर सकता है टीचर। डायरेक्ट ग्रेडिंग देते हैं, इसमें डायरेक्ट बता देंगे कि गुड है, एवरेज है, वेरी गुड है। ओके, इंटरेस्ट में भी इसी तरह से पता लगाया जा सकता है। लिटरेरी है, साइंटिफिक, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, किस चीज में इनको इंटरेस्ट है, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता लगाया जा सकता है। रेटिंग स्केल से ओके, डे टू डे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज, कोई फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक्टिविटीज करवाई जाएगी, उससे पता लगाया जा सकता है कि किसका किस में इंटरेस्ट है। इसमें भी डायरेक्ट ग्रेड दिए जाते हैं कि एवरेज हो आप, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, ये सब कुछ। ओके, अब फिजिकल ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ कैसे पता लगाई जाएगी? फिजिकल ग्रोथ तो मेडिकल चेकअप से पता लगाई जाएगी। ठीक है, यूजिंग नॉर्म्स बाय डॉक्टर्स, और ये साल में एक ही बार होता है, एक या 2 बार किया जाता है। हेल्थ स्टेटस, इसमें रिपोर्टिंग हेल्थ स्टेटस बता देंगे किस हेल्थ कैसी है। को करिकुलर एक्टिविटीज में ड्रामा, डांस, डिबेट, क्विज, राइटिंग, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा जा सकता है। एक बच्चा जैसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ना, उसका परफॉर्मेंस लेवल देखा जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन से होगा या रेटिंग स्केल से होगा। ओके, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज तो जैसे स्कूल जैसे अपना कैलेंडर इशू करते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है कब कौन सी एक्टिविटीज होनी है, एंड एक्टिविटी कि देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है बच्चा, कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, उस हिसाब से उनको ग्रेडिंग दिए जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस भी ऑब्जर्वेशन से पता लगाया जाता है, एंड एज पर द स्कूल टाइम टेबल, एंड डायरेक्ट ग्रेडिंग व्हाइल एट वर्क। जैसे कि वर्क काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ और दे दिया, तो वो उसी दौरान उनको ग्रेड दे दिए जाते हैं। अब लास्ट में एक टर्म है, ये देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये सब क्या है, इन्हें और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक टर्म है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जानना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। इज एम्बेडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल इटसेल्फ। ओके, तो ये स्कूल बेस्ड है, तो नाम से पता लग रहा है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है, एंड ये कहाँ कंडक्ट होती है, ये सिर्फ स्कूल में ही की जा सकती है। एंड इट इज कंडक्टेड बाय द टीचर्स ओन स्टूडेंट, सॉरी, इट इज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ओन टीचर। जो टीचर है ना, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, मीन स्टूडेंट्स की जो क्लास टीचर है वही करेंगे, कंडक्टिंग है। एंड हियर इन SBA all aspects of evaluations are decided by the school, such as teachers, learners and other participants of the school. Now next one is standardized test. Now what is standardized test? तो इसमें आ जाती है validity. A test is said to be valid if it tests what it is intended to measure. मीन्स कितनी वैलिडिटी है इस टेस्ट की, कितना प्रॉपर है, कितना एक्यूरेट है, कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा, ये सब कुछ मेंशन किया जाता है इस टेस्ट में। Reliability. If a test is consistent in its result, then it is reliable test. मीन्स जो टेस्ट में मेंशन किया गया है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है वो, तो उसको रिलायबल माना जाता है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ही आगे पार्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए समझा रही हूँ। ओके, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है इज अ परसेंटेज रैंकिंग कंपेयर टू एन एवरेज पॉपुलेशन। ओके, ये एवरेज पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं, परसेंटेज रैंकिंग है कि इतना परसेंट आ गया, इतना ये हो गया। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड क्राइटेरियन रेफरेंस मीन्स द टेस्ट रिलेट्स टू सम सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड यूनिट ऑफ मेजर्स।
मीन्स ये कुछ पार्ट को मेंशन करता है। ओके तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सीसी टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है डिटेल में समझाने की। एंड आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज बताना, लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक है ना सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। आई होप सो मैं क्वेश्चन ही लेकर आऊंगी एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।